Good morning, everyone. We had an idea of nuclei and nuclear force, right? Nuclear science पढ़ा आपने, nuclear density पढ़ी और nuclear force के बारे में understand किया. तो मुझे बताएं जरा, is nuclear force charge dependent? Yes or no? Is it spin dependent? Is it saturated? बिल्कुल सही. Is it short range? तो ये सारे is it central force? No, it is not central. It is not central. तो ये सारे important points है जो आपको पता होने चाहिए about nuclear force, and it is the strongest force. और खास तौर पे एक बात बताइए कि क्या दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स हमेशा सबसे स्ट्रांग रहती है? तो उसका आंसर क्या था? नो, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. जैसे आप प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, धीरे धीरे वो इस फोर्स को ओवरकम कर. दिस इज गोइंग टू हैपन. अच्छा, क्या न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है? ये भी आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश. When the distance is approximately 0.8, right, equilibrium define करते हैं. उससे कम डिस्टेंस होने पर फोर्स कैसे हो जाती है? रिपल्सिव, राइट. पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपने किया था जिसमें 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव एंड 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव के बीच में आपने ग्राफ बनाया था. ये कर्व बनाया, ठीक है. होप इट इज नाउ वेरी मच क्लियर टू यू. उसके बाद क्या हमने मास इफेक्ट अंडरस्टैंड कर लिया था? हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस अंडरस्टैंड किया. E that is energy release is equal to delta time into c square. और फिर वन AMU को एक्सप्लोर किया था कि वन AMU एक्चुअली डिफाइन क्या कर रहा है. It comes out to 1.67 10 power minus 27 kilogram, and which is approximately the mass of either a proton or a neutron. तो जब न्यूक्लियन बोलते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दैट इज, ठीक है. तो चलो एक छोटी मोटी चीज और पूछ लेता हूं आपसे जो आपने पहले से पढ़ी हुई है. ये जो आइसोटोप्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोप्स? Same atomic number, different mass number. Is that same atomic number, different mass number represents isotopes? जैसे C12 and C14, right? हाइड्रोजन में क्या था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तीनों आते हैं उसके अंदर. ठीक है, बहुत बढ़िया. क्लोरीन के अंदर भी होते हैं. ऐसे ही बहुत सारे बने रहते हैं. ठीक है, आपको आइसोटोप्स क्लियर है. देन व्हाट आर आइसोबार्स? हाँ, आइसोबार्स, बार स्टैंड फॉर मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास. ऐसे ही आइसोटोन्स भी होते हैं. टोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या बनते हैं? आइसोटोन्स. ठीक है. आइसोमर्स भी होते हैं क्या? आइसोमर्स क्या होते हैं? जो सेम एनर्जी स्टेट, जिनका एनर्जी स्टेट सेम होता है, मतलब एक्साइटेशन स्टेट जिनका सेम बना रहे, वो आइसोमर्स होता है. ठीक है. तो एक बेसिक सा आइडिया आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स का होना चाहिए. चलिए, उसके बाद अब आज बात करेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है, कैसे निकलता है, उसकी हेल्प से बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ कैसा बनता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं. तो आज की क्लास का मुद्दा सारा ये रहने वाला है. ठीक है. आप सब जानते हैं कि जो आप मास नंबर लिखते हैं उसमें एक्चुअल मास में डिफरेंस होता है. एक्चुअल मास इज स्लाइटली डिफरेंट, वो डेसिमल्स में आता है, राइट. तो हुआ क्या, कोई भी सिस्टम जब फॉर्म होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है हमेशा. अब स्टेबिलिटी की तरफ जाने में एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कुछ एनर्जी सिस्टम में से निकल जानी चाहिए. वो जो एनर्जी निकली वो कहां से आई? कुछ मास कम हो गया. जैसे जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो आप कहते हैं ना, फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव कंबाइंड टुगेदर. So fixed number of neutrons and protons when combined together, the final mass of nucleus is lesser than the initial total mass of those nucleons. मतलब न्यूट्रॉन्स का मास प्लस प्रोटॉन का मास is greater than the final mass of nucleus. वो मास जो चेंज हो गया, that is called mass. फाइनल मास माइनस इनिशियल मास इज एक्चुअली द मास. बट न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करके भी काम चलाते हो. बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मास डिफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब है स्टेबिलिटी आ रही है, यानी मास कम हो गया, एनर्जी निकल गई. अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव है यानी फाइनल मास इज ग्रेटर, तो इसका मतलब एनर्जी मिली है सिस्टम को, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? मास में कन्वर्ट. आई बात समझ? सो लिखे जरा मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट देखिए, it may be defined as
It may be defined as the difference of mass of nucleus formed, difference of mass of nucleus formed and total mass of the combining neutrons and protons. Total mass of combining neutrons and protons. Neutrons and protons. ठीक है, तो लिखिए let mass of nucleus be M, capital N, mass of proton MP, mass of neutron Mn, small n डाल दो. Mass of nucleus, mass of proton, mass of neutron. ठीक है, मान लिया ये है. अब लिखें let us consider nucleus of element having atomic number Z and mass number A. Atomic number Z and mass number A. ठीक है, इसे कंसिडर करते हैं. एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A. तो ऑब्वियसली जो उसका न्यूक्लियस होगा उसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. तो पहले ये लिख देते हैं, लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अच्छे से क्लियर कर ले. इट इज इक्वल टू Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स it is A minus Z. शायद आप अच्छे से जानते हैं पहले से केमिस्ट्री से कि Z जो होता है that represents the number of electrons as well as number of protons and A minus Z is number of neutrons. ठीक है, तो अब लिखते हैं mass difference delta N. It must be mass of nucleus minus. अब माइनस क्या करें, Z times mass of proton and minus A minus Z times mass of neutrons. ठीक है ना. तो इन एक्चुअल जो मास डिफेक्ट है वो क्या है, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास. फाइनली एक न्यूक्लियस बना है जिसका मास mn लिखा आपने और जो न्यूक्लियस कंबाइंड हुए उनमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो z टाइम्स mp प्रोटॉन्स का मास हो गया और a माइनस z टाइम्स mn न्यूट्रॉन्स का मास. अब आप मेंशन करें यहां पे, लिखिए देयर इज अ डिक्रीज इन मास. There is a decrease in mass during formation of nucleus. That is, mass defect is negative. Which results in release of energy, leading to stability. ठीक है, आप समझते हैं जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना सिस्टम स्टेबल हो जाएगा. सो डेल्टा एम मास का डिफेक्ट आया, ये नेगेटिव होने का मतलब है कि मास निकल गया. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या समझ सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू डेल्टा एम का मॉड्यूलस इनटू सी स्क्वायर. क्योंकि यहाँ नेगेटिव मास तो लिखोगे नहीं ना, इसलिए नॉर्मली आप देखोगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें डेल्टा एम क्या करते हैं, डिक्रीज इन मास लिख देते हैं. ये लिख दीजिए और E is equal to delta m into c square where this is decrease in mass. तो बहुत अच्छे से क्लियर रखें, अगर आप डायरेक्टली डिक्रीज इन मास कंसीडर कर रहे हैं एज डेल्टा m तब तो सीधा E is equal to delta m into c square हो गया. अगर आप डेल्टा m को मास डिफेक्ट प्रॉपर्ली बोल रहे हैं, दैट इज फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव. उसका मॉडुलस कंसीडर करके फिर आप एनर्जी रिलीज निकालते हैं.
ठीक है, होप ये क्लियर हो आपको। सो मास डिफेक्ट समझ में आ गया। उसी के साथ अब ये टर्म भी हम इंक्लूड कर लेंगे, इस टर्म को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं चेंज इन मास की बजाय डिक्रीज इन मास को यूज, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सो डिक्रीज इन मास डेल्टा एन becomes equal to, क्या करें, इनिशियल मास z times mp प्लस a माइनस z times mn माइनस m कैपिटल, ठीक है ना। अगर हम डिक्रीज इन मास की ही बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन्स का टोटल मास, न्यूट्रॉन्स का टोटल मास ऐड हो गया माइनस न्यूक्लियस का मास, z times mp प्लस a माइनस z times mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपने लिख दिया E इक्वल टू डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। अब ये समझिए ये जो E है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो एनर्जी रिलीज हुई है। अगर वही एनर्जी वापस प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। यानी न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियस को इतनी दूर भेज देना कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें या वापस रिकंबाइन ना हो जाए, उसे आप बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, जैसे आप याद करो इलेक्ट्रॉन के केस में या प्लैनेट्स के केस में बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू मेक इट फ्री। वैसे यहां पर है बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड सच दैट न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियस फ्री हो जाए। फ्री होने का मतलब है एक दूसरे से इंटरेक्ट ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म लिखवा रहा हूं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। लिखें बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी लिखिए, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the energy required to disintegrate nucleus, energy required to disintegrate nucleus into its constituent nucleons, into its constituent nucleons such that they become completely free, such that they become completely free। तो इस completely free का मतलब है कि they do not interact with each other anymore, ये मतलब, so they become completely free। So once again आपने डेल्टा m क्या लिखा है इस बार, ZMP plus A minus Z times mn, जो आप न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे होगे, दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन मास। डिक्रीज इन मास की हेल्प से आप डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है, वही चीज यहाँ पे रिपीट करनी पड़ेगी। लिखें कंसीडर, क्योंकि अलग से मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी के लिए लिखूंगा, कंसीडर एलिमेंट having atomic number Z and mass number A, consider element having atomic number Z and mass number A, mass number A, तो लिख दीजिए decrease in mass during formation of nucleus, decrease in mass during formation of nucleus, तो उसे आप मेंशन कर दें, डेल्टा m is equal to Z times mp plus A minus Z times mn minus m capital। So this represents decrease in mass during formation of nucleus। ठीक है, क्लियर है। आप मेरे साथ साथ चलें, किसी का शुरू का पार्ट कुछ रह गया हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करो, नहीं तो फिर सारे गड़बड़ हो जाए। जो प्रेजेंट करवा रहा हूं उस पर ध्यान दें कि जो मास डिक्रीज हो गया वो कितना है, इनिशियल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो मास डिफेक्ट आया डिक्रीज कर गया, ये कहां चला, इट गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख दीजिए, लिख दीजिए release of energy, release of energy due to this decrease in mass, E is equal to delta m into c square, delta m into c square।
ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन किस चीज का, बाइंडिंग एनर्जी का। यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर दें वो बन जाएगा। अब याद रखें जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे आप लोग तो आप मास डिफेक्ट को एमयू में फाइंड आउट करेंगे। अगर बाय चांस वो ग्राम किलोग्राम में गिवन है तो आप उसे अगर किलोग्राम को एमयू में कन्वर्ट करना हो तो कितने से डिवाइड करोगे, 1.6 × 10⁻⁻27। ये अच्छे से क्लियर है, तो उठा के सीधा एमयू में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑलरेडी पता है जो हमने कल सॉल्व किया था कि 1 एमयू के खत्म होने से कितनी एनर्जी निकलती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूमेरिकल यूजेज के लिए मैं बता रहा हूं आपको 931 ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। है ना भाई, ये करना है हम लोगों को। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज किया जाता है। क्या चेंज करते हैं, कई बार ना मास ऑफ न्यूक्लियस की बजाय मास ऑफ एटम गिवन होता है। अब मास ऑफ एटम गिवन होगा तो आपको क्या इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप, तो लिखिए जरा, देखिए in case mass of atom be given, in case of mass of atom be given, mass of atom be given, तो क्या करें, एटम बनाने के लिए इसके अंदर z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड करना पड़ेगा, है ना। z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों काम कर दें तो लिखते हैं डेल्टा m becomes equal to z times mp plus z times me डाल दो, z times mp तो था ही प्लस z times me डाल दिया मैंने यहाँ पे। ये a माइनस z टाइम्स mn को आएगा जाएगा, साथ में यहाँ देखो माइनस ऑफ mn और माइनस ऑफ z टाइम्स m। क्लियर हुआ, तो आप ओवरऑल देखेंगे तो मैंने क्या किया है, z टाइम्स me ऐड कर दिया और z टाइम्स me सब्ट्रैक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे बना क्या, आप देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर होता है, तो ये बेसिकली क्या z टाइम्स मास ऑफ 1h1 नहीं बन गया, देखो ध्यान से, क्या ये z टाइम्स मास ऑफ 1h1 नहीं बन गया, बस दैट इज इट। तो उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन का मास दे रखा होगा वो यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आता है। प्लस a माइनस z टाइम्स mn, ये तो न्यूक्लियस का रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, माइनस ऑफ किसका मास लिख दो, मास ऑफ द एलिमेंट, तो इट विल बी मास ऑफ x z a। ठीक है, पूरी बात सुनना, z टाइम्स mp प्लस z टाइम्स me, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय z हो गया, प्लस a माइनस z टाइम्स mn को रखा एज इट इज। इसे देखिए ये क्या है, अगर माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो mn मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक एटम में न्यूक्लियस का मास भी आ गया और इलेक्ट्रॉन्स का मास भी आ गया, यानी एटम का फुल मास आ गया। एटम का फुल मास लिखना है तो मतलब क्या, मास ऑफ एटम x z a। क्लियर हुआ ठीक से आपको, सो ये आप पूरा लिख लीजिए। तो ऐसा कई बार होगा कि न्यूक्लियस के मास की बजाय एटम का मास गिवन होगा। अब जिस क्वेश्चन के अंदर एटम का मास गिवन होगा वहां पे यहाँ आप प्रोटॉन का मास नहीं लेंगे, हाइड्रोजन का मास लेंगे। अगर प्रोवाइडेड ही नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कारण क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत कम होता है, तो अगर बाई चांस इसका हाइड्रोजन का मास देने की वजह वहां पे भी प्रोटॉन का ही मास दे रखा है, क्योंकि ये सब चीजें ना जो चीज गिवन होती है उसके बेस पे डिसाइड किया। सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द मास ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने आइडियल लिख दिया कि अगर यहाँ पे एटम का मास लेना पड़े तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लेना। कंप्लीट करें शाबाश। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या किया आपने, प्लस z टाइम्स me माइनस z टाइम्स me। आप वर्डिंग्स में लिखना चाहे तो लिख लें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मास ऑफ, adding and subtracting mass of the total electrons present, adding and subtracting mass of total electrons present, total electrons present, total electrons present, तो Zme Zm। अब यहाँ आ जाए, ये मेंशन करें, हम अलग से बताएंगे ये क्या है, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन। लिख दीजिए m 1h1 is mass of hydrogen atom,
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसे लिख दीजिए MXZA is mass of the given atom, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बड़े आराम से बात समझाई ताकि क्लियर हो जाए कि इन केस न्यूक्लियस का मास दे रखा है, बस कुछ सोचना नहीं, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से उठा के न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। बट अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्रोटॉन का मास दे रखा है या फिर एलिमेंट का मास दे रखा है, एटम का मास दे रखा है, फिर यहाँ 1h1 a minus z एंड होप इट इज क्लियर। बस यहाँ से उठा के आप जो निकालेंगे वो क्या बन जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, दो तरीके से बता सकते हैं, एनर्जी रिलीज जब न्यूक्लियस बना, या फिर एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए फाइन, अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, क्या बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है? क्या आपके अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा स्टेबल होना है? सोचो बताओ। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि एनर्जी कम होगी। एक ये पॉइंट आपने सही उठाया, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि देखो जरा, पहले एनर्जी का अमाउंट था सपोज ए, और फिर कुछ एनर्जी निकल गई जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, अब एनर्जी का अमाउंट रह गया बी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाने के बाद एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। तो हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, अभी तक तो मैंने बात सिर्फ न्यूक्लियस की करी, बट आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। तो अब वहां पे एनर्जी अगर निकलनी है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, एनर्जी कम होगी लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ये एक छोटी सी चीज है जो कई बार बच्चों को थोड़ा परेशान करती है, कोई बात नहीं, आई स्पेंड टाइम ऑन दैट। अभी के लिए समझो, ए की जो टोटल एनर्जी है उसमें से जब एनर्जी निकल गई तो इनकी एनर्जी बची। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसा होता है एक रिएक्शन के। अभी मैं आपसे बात करूंगा न्यूक्लियर रिएक्शन की बात। आप जानते हैं यूरेनियम जब ब्रेक करता है तो वो किस किस में कन्वर्ट होता है? मतलब नॉर्मली बच्चों का आंसर क्या होता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, जो ज्यादा पढ़ा होता है। बट मैं आपको बता दूं कि उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से दो तरह के बनते हैं, है ना। एक का जो मास नंबर है वो 90 के आसपास होता है, और एक का मास नंबर 119 के आसपास है। तो ये 117 119 के आसपास है। तो दो तरह के अलग अलग बनते हैं जिनका सम आता है। तो जिनॉन स्ट्रोंशियम भी आता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल काउंट होता है, क्योंकि जब यूरेनियम ब्रेक करता है इन प्रोडक्ट्स के अंदर तो ये यूजुअली रेडियो एक्टिव होते हैं। अब उनमें से जो जिनॉन एंड स्ट्रोंशियम का कॉम्बिनेशन है वो लीस्ट रेडियो रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एरा में, डिफरेंट फिजिक्स में एंटर करने जा रहे हैं, इसीलिए बड़े ही ध्यान से समझते जाना। जो भी तक आपने पढ़ा था, नो डाउट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी यूज होगा थोड़ी देर के बाद, नो डाउट। बट ये अलग फिजिक्स है, इसके अंदर मास डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी निकल जाती है और सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है, जो आप डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। चलिए अभी पहले बाइंडिंग एनर्जी को वाइंड अप करूंगा, उसके बाद आगे बात करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन था आपसे, बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना क्या ये स्पेसिफिकली हमें बताता है कि स्टेबिलिटी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी ज्यादा है? यानी मैं दो अलग अलग न्यूक्लियाई कंसीडर करता हूँ, न्यूक्लियाई एक्स, न्यूक्लियाई वाई। न्यूक्लियाई वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियाई वाई इज मोर स्टेबल? नो का आपने क्यों? बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट। आप ध्यान दो, मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी लिखवा सकता था कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, पर मैंने कैसे लिखवाया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस। वो लिखवाने का कारण क्या है, ताकि आप भी ऐसे ही सोचें। तो अमूल्य अब ऐसे दोबारा सोचेंगे हम लोग, न्यूक्लियाई एक्स, न्यूक्लियाई वाई। मैंने कहा न्यूक्लियाई वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियाई वाई को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हो तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। क्या ये बात अच्छे से समझ पाए हम? तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी की बात हो ना, तो आपका सोचना जो है वो डिसइंटीग्रेशन के पॉइंट से रहेगा, तो आपको शायद ज्यादा आसान लगे।
मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या कहते हैं, एक्स और वाई में से वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो क्या वो ज्यादा स्टेबल है? नहीं। क्यों? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसका हम वेलकम करते हैं। तो अब देखते हैं क्यों। मान लीजिए मैं एक्चुअली यहाँ बच्चे होते थे ना जब, तो मैं ऐसे ही दो रो बना के और उसमें समझाता था। अभी तो देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये ये ए है और ये बी है। मैंने क्या किया, अपने क्लासरूम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनको कवर कर दिया। मुझे नहीं पता उसके अंदर कितने बच्चे बैठे हैं, क्या है क्या। ठीक है। अब बहुत बड़ा बिल है मेरा, तो मैंने कहा कि चलो 1 लाख रुपए इनको देते हैं, 1 लाख, और 1 लाख इनको देते हैं, इनको देते हैं, ऐसा करते हैं 2 लाख। इस ग्रुप में बांटा 1 लाख, इस ग्रुप में बांट दिया 2 लाख। राइट? तो किस ग्रुप का बच्चा ज्यादा अमीर हो गया, ए या बी? अब आई ना मुद्दे की बात। अब भाई साहब ने कहा कि सर ये तो ऐसा हो सकता है कि पता लगे यहाँ 10 ही बच्चे थे और यहाँ 50 थे, कहानी तो बिगड़ गई। अब 2 लाख तो दिए यहाँ पे, लेकिन अंदर बैठे 50 बच्चे, तो एक बच्चे के हिस्से में तो बहुत ही कम आया। यहाँ पे पर स्टूडेंट ज्यादा आया। आई बात समझे? तो जब स्टेबिलिटी सोचनी है तो ये नहीं सोच सकते कि भैया पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। पता लगा जो मैंने एक्स और वाई बोले थे, उसमें से एक्स का जो मास नंबर है वो तो था, सपोज करो मैंने एक्स ज्यादा स्टेबल बोला था आपको या वाई ज्यादा स्टेबल? वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा बोली थी एक्स की? वाई की। पता लगे एक्स का जो मास नंबर है वो 30 था और वाई का मास नंबर था 100। आपने तो पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो अब क्या आपको ऐसा लगता है जितना कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाएगी? जितने ज्यादा एटम्स या जितने ज्यादा प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की बात करनी पड़ेगी उतना मास का रिलीज भी तो ज्यादा हो जाएगा। आई आपको बात समझने? सो जब भी ये डिस्कशन करना हो तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, सर पहले ये बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने, तो इसके पास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे काफी ज्यादा थे, तो ऑब्वियस बात है इसमें मास का डिफेक्ट भी ज्यादा आएगा और इसमें एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट भी ज्यादा होगी। तो ये बता देना कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है बिल्कुल भी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। आई होप ये एग्जांपल से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि मैंने इनको 1 लाख दिया, इनको 2 लाख दिया, तो बाहर से देखने में लगा अरे यार ये फायदे, मैंने लेकिन अंदर जाके देखा तो यहाँ पे तो 50 बच्चे बैठे थे और यहाँ 10 बैठे थे, फायदे में कौन रहा? ये। तो आपने पर स्टूडेंट देखा क्योंकि आप अपने आप को वहां बैठा हुआ देख रहे थे, तो फटाफट आपको आइडिया लग गया। अब आपको यहाँ पे देखना है एक्स और वाई। वाई में 100 था, एक्स में 30 था मास नंबर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास डिफेक्ट ज्यादा था जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी ज्यादा थी या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट भी ज्यादा था। तो आई होप इस एग्जांपल से आप ये समझ पाए होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना बिल्कुल भी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। क्यों? स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है भाई सबको उठा के फेंक दिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले न्यूक्लियस। अगर आप स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला बंदा जो टूटेगा वहां जोर ज्यादा लगेगा, उसके बाद बाकी तो अपने आप ही निकल आएंगे, अरे उसको पैसा मिल गया मैं भी लूंगा। तो पहले तो संगठन तोड़ना है तो किसी एक पे टारगेट करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो समझना फिर ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी की बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैटर्स। यानी कि मान लो यहां से एक न्यूक्लियन को निकालने में आपको मैं वैसे डाटा ले रहा हूं, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन की एनर्जी चाहिए, या एक बोल रहा हूं ना पर न्यूक्लियन छोड़ दो। यहां से जो आप पहला न्यूक्लियन निकालना चाहते हैं उसे निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से पहला निकालने के लिए सपोज रिक्वायर्ड है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला। आई बात समझ में? ये पहले टूटना शुरू कर देगा, ये नहीं। आई गल समझ? सो व्हाट मैटर्स मोर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रादर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी। सो लिखे स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके लिखें टोटल बाइंडिंग एनर्जी, total binding energy increases with increase in mass number, increases with increase in mass number, and it does not represent stability of nucleus.
does not represent stability of nucleus. Next level लिखिए, rather the energy required, binding energy required per nucleon, rather binding energy per nucleon, या required per nucleon, is the parameter which decides stability. That is greater the binding energy per nucleon, more is the stability of nucleus. मजा आया होगा आपको पढ़ के, है ना? क्योंकि हमें शुरू में पढ़ा हमने कि भाई न्यूक्लियस बना तो एनर्जी निकल गई, जहां ज्यादा निकली वहां ज्यादा स्टेबिलिटी समझ में आ रही थी, पर जैसे ही पैसे बढ़े तो समझ में आ गया अब पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप बता सकते हैं सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? आयरन, Fe, राइट? आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, 8.75 लिखती है एनसीईआरटी। तो आयरन के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, क्योंकि A इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, अगर A से डिवाइड कर दो क्या बन जाता है? पर न्यूक्लियन। सो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आयरन के केस में। यूरेनियम के केस में लगभग वो पहुंच जाती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और हम मानते हैं कि 30 से लेके और 170 तक के मास नंबर, ये क्या चीज है? A 30 से 170 का जो मास नंबर है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। इनकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, हम अभी कर्व ड्रॉ करेंगे, उसके लिस्ट पे सब चीजें फिर से लिखेंगे, पर आई वांट कि वो ड्रॉ होने से पहले आप एक बात को समझ पाए कि पीक कहां जाके आएगा? आयरन पे आएगा, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, यानी वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। अब यूरेनियम की बात करी, जहां से रेडियोएक्टिविटी शुरू हो जाती है, ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं ना, उनमें इजीली रेडियोएक्टिविटी इंफ्यूज की जा सकती है। सो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, और भैया 30 से 170 जिसको हम स्टेबिलिटी रेंज मानते हैं मास नंबर के पॉइंट से, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। आइए बात समझे आपको। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई होप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको अच्छे से क्लियर, ठीक है? अब लिखिए जरा, टू ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, अच्छा उसमें वर्सेस लिखना है क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व, एंड एक्सप्लेन possibility of fission and fusion, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, चलिए बनाइए। इधर मास नंबर, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो ये यहां से ऐसे करके स्टार्ट होके 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक लगभग ऐसे बना के, और इधर टॉप मोस्ट आके और फ्लैट सी करके ऐसे। पहला पीक किसके लिए आता है? हीलियम, दिस इज फॉर हीलियम। सेकंड किसके लिए आता है? कार्बन, और थर्ड किसके लिए आता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां कुछ मजेदार कहानी बताऊंगा आपको। और जो पीक आपने डिफाइन किया वो किसके लिए आ गया? आयरन। और
और फिर ऑलमोस्ट फ्लैटेंड और फिर नीचे की तरफ। यहाँ पे मैं यूरेनियम शो कर रहा हूँ, यूरेनियम। आयरन के लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यूरेनियम के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, ड्रॉन। अब ध्यान से देखना, आपको जब इसे डिस्क्राइब करना है तो बस ये इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है कि भाई इनिशियल सेक्शन के अंदर वी सी सम पीक्स। वो पीक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, आप सब फ्यूजन के बारे में जानते हैं। हम तक जो सन से एनर्जी पहुंच रही है उसका कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पता है। सन से हम तक जो एनर्जी पहुंच रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आ रही है, जिसमें हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। व्हाई इज हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम? बिकॉज़ हीलियम इज मोर स्टेबल। अच्छा, इफ हीलियम इज मोर स्टेबल दैट मींस इट मस्ट बी हैविंग मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दैट इज व्हाट वी आर शोइंग। क्लियर? अब समझना, ध्यान से सुनना। Helium has more binding energy per nucleon. This does not mean that helium has more energy. This means helium बनते हुए एनर्जी ज्यादा निकली है। इसका मतलब है कि हीलियम को डिसइंटीग्रेट करना तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये छोटी सी बात शुरू से समझिए, ठीक है? सो हीलियम, और यहाँ पे मैं करता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही आपने आई डोंट नो डेथ ऑफ स्टार के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि शुरू में तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, फिर जब सारा कन्वर्जन हो जाता है ना, तो हीलियम फिर फर्दर आगे किसमें कन्वर्ट होती है? कार्बन के अंदर। हीलियम का कन्वर्जन फर्दर किसमें होगा? कार्बन में। और जब वो सारा कार्बन में कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद किसमें होगा? ऑक्सीजन। ऐसे करके चलता है। आगे बात समझ में आपको? सो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन ये सॉरी गलती कर दी, ये तो इसके बाद वाला आएगा ना, लिथियम बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन में यहाँ नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन से हीलियम में, और कार्बन के आसपास क्या होता है? कार्बन से पहले क्या आता है? बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम और बोरोन क्या होते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स? हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर। या हम मास नंबर की बात करते हैं, चलो, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है। एटॉमिक नंबर या मास नंबर? एटॉमिक नंबर। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 5 किसका होता है? बोरोन का। इज दैट? हाँ जी, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो बोरोन, बेरिलियम वगैरह की अगर कन्वर्जन होगी तो किसमें होगी? कार्बन की तरफ चले जाएंगे। अब कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट होगा तो खुशी खुशी वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? जो भी मास नंबर गिवन है, ठीक है? अभी आपने क्या सीखा था कि मास डिफेक्ट कैसे दिखा? तो चिराग इज आस्किंग कि कैसे पता चलेगा कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है? तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसीजर है। आप हर एक न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो क्लियर है। ZMP प्लस A-Z माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस निकल गया। वो मास डिफेक्ट को आप AMU में कन्वर्ट कर लो, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गई? बाइंडिंग एनर्जी। उसको उठा के मास नंबर से डिवाइड कर दो। ये तो करना है आज, समझ रहे हो? मतलब इसके क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ क्यों मुश्किल होते हैं? AMU में वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, उसको सही से कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट करने के बाद 931 से मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद फिर मास नंबर से डिवाइड करना। ये प्रोसेस है मैथमेटिकल। अब क्लियर हो गया आपको? सो दिस इज हाउ वी डू दिस। ये बना लिया आपने? तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, बाकी आप NCERT से और जो हमारे नोट्स है, नोट्स से कर देना। आप लोग को नोट्स मिल गए इसके? संजीव जी, न्यूक्लियाई के नोट्स निकाल रखे आपने बाकी? चलो ठीक, जाते लेते हैं, लिखिए जरा। above shown graph is between binding energy per nucleon and mass number. Binding energy per nucleon versus mass number and mass number. लिखें, it is clear
it is clear that number one, there are some peaks observed for small mass numbers. There are some peaks observed for small mass numbers. For small mass numbers. These are for helium, carbon, and oxygen. These are for helium, carbon, and oxygen. Which shows that these are more stable nuclei as compared to the neighboring ones. Which shows that these are more stable nuclei as compared to the neighboring ones. ठीक है, अब स्टार मार्क करके लिख दो. This shows possibility of nuclear fusion. This shows possibility of nuclear fusion where small mass number nuclei fuse करना मतलब जुड़ना, nuclear fusion. लिखें, where small mass number nuclei having lesser binding energy per nucleon fuse together to form higher binding energy per nucleon nucleus. ठीक है, सो लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कन्वर्शन क्या होता है, हायर बाइंडिंग. और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, और उससे इसका मतलब एनर्जी निकली है. लिख दीजिए, दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जी. आप में से किसी को पता है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड कौन सा बॉम्ब बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉम्ब. एटॉमिक बॉम्ब को फ्यूजन बोलते हैं. लिख दें स्टार मार्क करके, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन. नाम से क्लियर हो ना, देखो हाइड्रोजन का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जो कि सन के अंदर चल रहा है, स्टार्स के अंदर. ठीक है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्टेलर एनर्जी. स्टेलर एनर्जी मतलब स्टार्स और सन की जो एनर्जी आ रही है, स्टेलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन. अभी कहते हैं हमारा सन यंग एज में, तो जितना टाइम ये यूज हो चुका है इतना टाइम और यूज हो सकता है, और उसके बाद जब इसकी डेथ होने लगेगी तो फिर भी हीलियम से कहां कन्वर्जन चलेगा, कार्बन की तरफ. तो वो सारे डिस्कशन में नहीं जाएंगे. मतलब अगर साइंस अच्छी लगती है बच्चों को, उनका मन करने लगता है, कहते सर बता ही दो ना कि मतलब क्या क्या होगा डेथ की तरफ, बट वो भी एक लंबी प्रोसेस है. आप कहोगे तो कभी एक अलग से सेशन उसके लिए. ठीक है, तो चलिए ये बना हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन बना. अब बात आती है सेकंड पॉइंट लिखने के. लिखिए, पीक इज ऑब्जर्व्ड फॉर आयरन. पीक इज ऑब्जर्व्ड फॉर आयरन which is most stable nuclei with 8.75 mega electron volt per mass number binding energy. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में
लिखिए for the mass number 30 to 170, for mass number 30 to 170, binding energy per nucleon remains almost the same. (30 to 170) binding energy per nucleon remains almost the same, showing a stability range. Binding energy per nucleon remains the same, showing a stability range. ठीक है? तो 30 से कम वालों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सडनली कम होने लगती है और 170 से ज्यादा वालों की भी सडनली कम होने लगती है। अब इस रेंज के लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कितनी बताई? 8 मेगा। लिख दीजिए having an average value of having an average value of binding energy per nucleon, average value of binding energy per nucleon 8 mega electron volt per nucleon, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय E लिख के छोड़ना। ठीक है, अब ये डिक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होकर मिनिमम किसके डिपेंड करें हमने? यूरेनियम, क्योंकि नेचुरली फाउंड में यूरेनियम ही लास्ट है, उसके बाद ट्रांस यूरेनिक जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो लिखें इट बिकम्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन for uranium, that is the value decreases for higher mass number nuclei, that is the value decreases for higher mass number nuclei, decreases for higher mass number nuclei। ठीक है, अब स्टार मार्क करके लिख दो this shows possibility of nuclear fission, this shows possibility of nuclear fission where higher mass number nuclei break into middle order mass number nuclei, break into middle order mass number nuclei as their binding energy per nucleon is greater, as their binding energy per nucleon is greater. This results in release of energy. And the process is called nuclear fission. Nuclear fission बोल चुका ना पहले, बस छोड़ देते हैं। तो आपको समझ आया, छोटे वालों में ज्वाइन होके कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा बनाने की पॉसिबिलिटी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहाँ पे बड़े वालों का छोटे वालों में टूटने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इससे एनर्जी रिलीज। दैट इज इट। एक मिनट दो, बस एक चीज और लिख लीजिए बस इसमें स्टार मार्क करके। एटॉमिक बॉम्ब is based upon nuclear fission। ठीक है, इससे पहले मैंने बोला था which results in release of energy, ये mention। हाँ चिराग बोलो। तो अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मतलब वो प्रोसेस बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही लार्ज प्रेशर के ऊपर, नहीं हीलियम से एकदम से सारे तो नहीं बने, एक एक करके बने ना। अगर कोई चीज ब्रेक होगी, अब पहली बात तो वो मोस्ट स्टेबल में बन गया, उसको ब्रेक करने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर वो मिल भी जाती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि एकदम से सारे एलिमेंट निकल आएंगे, राइट? तो वो धीरे धीरे करके रिएक्शन चलती रही, कंपैरेटिवली हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट होने के लिए कहीं फिशन होता रहेगा, कहीं फ्यूजन होता रहेगा, वो साइमल्टेनियसली होते रहेंगे।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो आप सबको। इससे कम हो जाती है। हाँ, उनका भी फ्यूजन जैसे पोलोनियम, थोरियम वगैरह कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, राइट। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस का मास, सीधी सी बात है, इनका कंपैरिजन, राइट। मास डिफेक्ट जिसमें ज्यादा हो जाएगा, मतलब जिसका हाँ भाई, मास डिफेक्ट जिसका ज्यादा हो जाएगा, बेंडिंग एनर्जी ज्यादा निकल रही होगी। मास डिफेक्ट कम हो जाएगा तो बेंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली कम निकलेगी। जिसमें ज्यादा निकलेगी आगे, क्योंकि मास नंबर में तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, जिसमें जितनी ज्यादा निकलेगी उतना स्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो हम नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल के बाद जो सिंथेसाइज कर रहे हो तो आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम ऐसा भी समझते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि यूरेनियम से पोलोनियम, थोरियम वगैरह बनाए जाते हैं। आपको पता है जो जो बेसिकली फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर मटेरियल यूज होता है, उसमें पोलोनियम, थोरियम वगैरह, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम लोग अपने आसपास की चीजें देखते ही नहीं है ना। अगर कोई आपने इंग्लिश मूवीज देखी हो जिनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रखा हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इनका बहुत सारा वेस्ट है, उसको बड़े बड़े सिलेंडर्स में भर के रखा हुआ है, और अगर वो कहीं एक्सपोज हो गया, तो ये जो कोरोना ने किया तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बहुत समय लगा है ना, वो मिनट लगा है। हाँ हाँ, शर्बोनिल में हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आपने आई डोंट नो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप सीरीज देखते हैं नहीं देखते हैं, एक ना बिल गेट्स के ऊपर बनी। बिल गेट्स आपको पता है कि बहुत सारे अच्छे काम भी करता है, तो उसके प्रोजेक्ट्स में जो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चेन बनाना, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर चेन बनाना। तो उसमें इसके ऊपर सारा डिस्कशन कर, तो ये बताया कि भाई उसने मतलब ही स्टार्टेड विद बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल्स, और ये जो वर्किंग है, मैन ह्यूमन को इन्वॉल्व करने के बजाय मशीन से करने की सोची उसने, मशीन से करने की सोची। उसी उसी ड्यूरेशन में जब वो चीजें लगभग लगभग तैयार हो गई थी, ऐसे एग्जांपल सामने आए, जैसे शर्बोनिल का एग्जांपल है ना। और अभी एक और एक्सप्लोजन, तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा था, वो एक्सप्लोजन क्या था, वो रिएक्टर भी ना सी लेवल के नीचे लगा रखा था, सी लेवल के नीचे लगा रखा था, तो उसमें हुआ क्या, पानी के प्रेशर की वजह से जनरेटर ऑन नहीं हुआ जब उसकी जरूरत थी, तो उसमें भी ब्लास्ट हो गया था। तो बहुत सारी चीजें थी जिनको इसने वर्कआउट करने की कोशिश करी, काफी हद तक करी भी। बट अब बात क्या आती है, मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाए, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मतलब जन कल्याण के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा, पैसा। उसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। तो बिल गेट्स भी चाहता था कि थोड़े से चीप रिएक्टर्स बनाए जाएं, मतलब इस लेवल पे बनाए जाएं कि जिनको मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सबसे चीप मटेरियल कौन सप्लाई करता है, कौन बनाता है, चाइना। अमेरिका चाइना के ट्रेड रिलेशन आपको पता है कैसे बनते बिगड़ते रहते हैं। सो अब जब उसने उसने चाइना से जब ये चीज करने की सोची, तो उसके बाद शायद 8 साल तक वो चाइना आता जाता रहा, कहानी बनी नहीं। और जब बनने लगी, तो अभी पीछे आपको पता होगा कि इनके बीच में कोल्ड वॉर हो गई थी, ये कोरोना से पहले हो गई, तो वहां कोल्ड वॉर हो गई, कोल्ड वॉर हो गई तो उसका सारा प्रोजेक्ट ठप हो गया। तो अब फिर से कोशिश चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नेवर नो। सो लेट्स कम बैक टू आर थिंग। मैं आपको सर बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आसपास हम ऐसी चीजें देखते नहीं है। अगर आपको पता हो, हरियाणा में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोजेक्ट है झज्जर के आसपास। अब वहां के लोग बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, कारण सिंपल सा है, वहां से जो रेडिएशन निकलते हैं उनसे एक्सपोज होकर क्या हो सकता है। इसके लिए आपके पास भी एक एग्जांपल है, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर क्या गिराए गए थे, एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे। उन एटम बॉम्ब्स की का आउटकम ये है कि आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चे अपंग हैं। किसी का, हाँ, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी में रिप्रोडक्शन एबिलिटीज नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। तो इतना लंबा टाइम हो गया, फिर भी इफेक्ट्स अभी तक भी है। सो यू कैन इमेजिन। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर जहां लगाना है, वहां आसपास काफी दूर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो रेजिडेंशियल के आसपास लगाया नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा उसमें एक फ्लॉ बन जाता है। चलो वापस आते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कौन सी है, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, यानी हाइड्रो प्लांट्स, विंड बेस्ड, राइट, और सोलर, इनका फ्यूचर कंपैरेटिवली ज्यादा है। न्यूक्लियर को अगर बहुत सेफ बना पाए तो ये आएगा। मतलब न्यूक्लियर की तरफ भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि कम मटेरियल से बहुत एनर्जी मिलती है, विंड में नहीं मिल पाती उतनी। आप अगर यहाँ नॉर्थ में देखो तो कहीं आपको, आपने विंड मिल्स देखी है आज तक, मैं पूछूं कहाँ देखी है, नॉर्थ में कहीं विंड मिल्स देखी है आपने, तो बता सकते हैं मुझे, नाम बता दो। मैं, हाँ, टीवी में देखी थी, बहुत बढ़िया। मतलब आई हैड अ रोड ट्रिप फ्रॉम बेंगलोर टू गोवा,
उसके बीच में भैया भर के विंड मिल्स लेफ्ट राइट में, कारण प्लेन्स है, बहुत बढ़िया हवा चलती है, तो उसके कारण होता है। जहाँ पे एयर बढ़िया चलती है वहां ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और आप सी के क्लोज जाएंगे तो वहां सी ब्रीज चल रही है, लैंड ब्रीज चल रही है, उसमें विंड मिल पाती है। तो यहाँ तो है नहीं, वो साउथ में जाना पड़ता है उसको। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें जो हमने नहीं देखी, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अभी आपके 5-6 महीने रह गए, मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी जगह एडमिशन लो, फिर घूम के आना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन हाईली स्टेबल कैसे होता है, कोई चीज ज्वाइन होती है तो भी एनर्जी निकलती है, कोई ब्रेक होती है तो भी एनर्जी निकलती है, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस में आप कहां जाते हैं, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं। सो हायर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी बढ़ी नहीं है, एनर्जी डिक्रीज हो गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार हैं। आपको डेल्टा एम फाइंड करना आता है, उसको एमयू में कन्वर्ट करना आता है, और फिर उसको 931 से मल्टीप्लाई करना भी आता है, और फिर उसको मास नंबर से डिवाइड करना भी आता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, मैं एक बार एनसीईआरटी के रेफरेंस से आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है एक्चुअली। सो कमिंग टू पेज नंबर 442 है मेरे वाली बुक के अंदर, जिसमें मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझा रखा है। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझा रखा है, ये सब आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, हमने कर लिया, फर्स्ट इन जूल एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो वो आप कर लेंगे आराम से। इसके बाद ये देखो कर्व बना रखी है, ये कर्व आपको मास्टर करनी है, आपको आपकी कर्व अप्रोक्सीमेटली ऐसे दिख रही है। ठीक है, ये जो तो घर से आप दोबारा बनाना, एंड आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप जो चीजें गिवन है वो रीड आउट करें प्रॉपर्ली। इसका न्यूक्लियर फोर्स है वो मैंने आपको करवा दिया, रेडियो एक्टिविटी अभी करेंगे नहीं। अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको उनसे परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये और समझा देता हूँ, 1 मिनट और दीजिए। गामा डीके के बारे में बता, अल्फा डीके क्या है उसके लिए पहले समझे कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस आया कहां से, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल कब हो गया समझिए, उसके अंदर, अच्छा ये भी तो इंपॉर्टेंट है समझना, एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल कब हो जाता है, जब उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ध्यान से सुना, दो बातें बताऊंगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स का इफेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाए, यानी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता है न्यूट्रॉन्स के बढ़ने से भी अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि न्यूट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ने लगेंगे सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ने लगेगी, मास बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, वो बीटा डीके होता है। या फिर दूसरा केस क्या है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन बढ़ने लगेंगे तो भी अनस्टेबिलिटी है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, लिखो जरा एक लाइन, there are certain parameters used to define stability of nucleus, certain parameters used to define stability of nucleus, जिसमें नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। सो लिख दे इसमें साथ में, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। ठीक है, विद इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। सेकेंड लिखिए, number of ratio of number of neutrons to proton, ratio of number of neutrons to protons, and it's called n by z ratio, n by z ratio,
N represents number of neutrons and Z represents atomic number, that is number of protons. तो देखिए N by Z अगर लेस देन 1 हो गया तो क्या स्टेबिलिटी होगी? लेस देन 1 का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने लगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। यानी स्टेबिलिटी किसके आसपास होगी? जब N by Z लगभग 1 हो। आप सोच के देखें कार्बन में 6C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन 8O16, राइट? समझ लो, तो मोस्टली ये इक्वल होते हैं। अब जो मोस्ट स्टेबल देखा गया है N by Z के पॉइंट से मैक्सिमम कितना है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू देखी गई है स्टेबल के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6। अगर N by Z की वैल्यू 1/6 से ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी, तो फिर से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। कारण समझा रहा हूं, वहां पे एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है सिस्टम के अंदर। मास और एनर्जी समझिए एक ही चीज होती है, तो वो फिर ब्रेक करें। तो लिखिए जरा N by Z रेशियो, लिखिए स्टेबिलिटी जोन इज क्लोज टू N by Z इज इक्वल टू 1। ये आपके नोट्स में भी मैं बताया था। Stability zone is close to N by Z is equal to 1. N by Z is equal to 1. ठीक है, लिख दे साथ में। The maximum N by Z ratio for stable nuclei. Maximum N by Z ratio for stable nuclei is 1.6. Is 1.6 exactly. और साथ में लिख दें for N by Z less than 1, nuclei cannot be stable. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने लगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाए। कारण सिंपल सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन ओवरटेक कर लेती है, ज्यादा हो जाए। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर यूनिट मास। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इट मे बी डिफाइंड एज mass defect per unit mass number, per unit mass number। तो आप उसको ऐसे करके लिख के दिखा सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय ए। आप जानते हो जो मास डिफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाने में, तो पैकिंग फ्रैक्शन जब नेगेटिव है तो वो स्टेबिलिटी को शो करता है। लिख दें फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई पैकिंग फ्रैक्शन रिमेन्स नेगेटिव। For stable nuclei, packing fraction remains negative. तो आपके नोट्स में ये सब कुछ गिवन है, पेज नंबर 4 पे पैकिंग फ्रैक्शन है और पेज नंबर 6 पे ये जो मैं आपको बता रहा था N by Z के बारे में। ठीक है, कुछ और चीजें यहाँ से मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। क्या है, द ग्राफ शोज दैट देयर आर नो स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर Z greater than 83। ये सब आप पढ़ लेना। हाँ, न्यूक्लियाई विद इवन प्रोटॉन्स एंड इवन न्यूट्रॉन्स आर मोर स्टेबल। जिनमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है। अबाउट 60% ऑफ द नोन न्यूक्लियाई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ओनली 4 स्टेबल न्यूक्लियाई हैव बोथ ऑड Z एंड ऑड N। ये एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से कर लें। ठीक है, 1 मार्क के लिए जरूरी है, कर लेना। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। 3 फैक्टर आपने मेरी पढ़े, कौन कौन से? N by Z रेशियो क्लियर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्लियर हो गई और पैकिंग फ्रैक्शन। राइट, अब नेक्स्ट लिखिए अल्फा डिके। अल्फा डिके तो मेंशन करें व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई breaks into a daughter nuclei such that its atomic number reduces by 2 and mass number by 4।
comma, there is emission of another particle. There is emission of another particle called alpha particle. Called alpha particle with release of energy. With release of energy. ठीक है, अब यहां से आप अंडरस्टैंड करें कि अल्फा पार्टिकल्स है। सपोज करें x2 था ZA, वो ब्रेक हुआ डॉटर न्यूक्लियर बाई Z-2 A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे या चाहे तो He242 प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अल्फा। इसकी जगह डायरेक्टली अल्फा लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस करता है? 2 और मास नंबर कितना? 4। तो वो चीज जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, वो तो हीलियम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए, तो इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, यानी क्या निकला? हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। प्लस साथ में हम लोग क्यू लिख देते हैं। किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी रिलीज। ठीक है, वो समझाऊंगा कैसे निकलती है। सो ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई, ये अल्फा पार्टिकल। आप यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देंगे, लिखिए शाबाश। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी? किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू कैसे निकाली जाती है? सीधी बात है यार, यहाँ पे एनर्जी क्यों निकल रही है? मास के रिड्यूस होने की वजह से। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से एनर्जी निकलने वाली है, तो वहां पर जो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, इनका मास कंपैरेटिवली कम होगा और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। क्लियर? तो लिख सकते हैं इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, स्टार मार्क करके लिख लेना, ये साथ में लिखना जरूरी नहीं है। इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, all exothermic reactions, mass of products is lesser than that of reactants. Mass of products is lesser than that of reactants. Whereas binding energy per nucleon is greater. Binding energy per nucleon is greater. ठीक है, पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर। यहाँ पे अब वो कंक्लूजन में खत्म करूंगा। मान लो x की जो बाइंडिंग एनर्जी उसको मैं bx बोल देता हूँ। bx क्या है? x की पर न्यूक्लियन नहीं बोल रहा हूँ, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ। x की टोटल बाइंडिंग एनर्जी bx है, y की टोटल बाइंडिंग एनर्जी by है, और एनर्जी रिलीज कितनी है? q। और आप अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी b अल्फा है। तो अब इनका रिलेशन क्या बनेगा? ये वाली बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों से कम है कि ज्यादा है? इधर एनर्जी निकली है, एनर्जी निकली है, तो बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है। तो जो Bx है प्लस Q है, दिस इज इक्वल टू By प्लस Bl। अब देखो, ये तो मैं तब है आपके लिए जब मैं इस लेक्चर के शुरू से बातें करता जा रहा हूं। फिर सुनना, नंबर ऑफ, ध्यान देखो, जब आप ऐसे रिएक्शंस लिखते हो तो दोनों तरफ ए मैच करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो करोगे ना? तो अगर मैं सिर्फ टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख लूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो उसी से निकलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि इस तरफ आके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, तो इस तरफ आके बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी। अरे बस समझे, इस तरफ आके बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई या ज्यादा हो गई? मतलब आज क्लास खत्म होने से पहले मुझे ये कंफ्यूजन दूर चाहिए। हाँ, ज्यादा हो गई। तो आप एकदम से बताएं साथ साथ, भाई जब रिएक्शन हुई तो मास कम हो गया, एनर्जी निकल गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई। तो फिर से समझिए, इसके अंदर दोनों तरफ का ए आप मैच करोगे तो सेम आएगा। देखो, a -4 + a यानी a आ गया।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरफ हमें ये तो पता था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई, तो न्यूक्लियॉन का नंबर तो सेम है, इसलिए कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गई। तो इस तरफ की बाइंडिंग एनर्जी इस तरफ की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, उतनी जितनी की रिलीज। तो ये है जो परेशान करता है बच्चों को। तो मैंने आपको पीछे से समझा दिया कि अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी Bx है, इसकी By है, इसकी Bz है, हाँ ठीक बात है यार कि एनर्जी तो कम हुई है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ी है ना, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे कितनी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है। तो स्टार मार्क करके लिखिए लेट Bx, By, B alpha be the binding energy of parent nuclei, daughter nuclei and alpha particle respectively. Parent nuclei, daughter nuclei and alpha particle respectively. Then Bx plus Q is equal to By plus B alpha. Star marker के लिखने साथ में binding energy actually has increased. यानी राइट वालों को तोड़ने के लिए आपको Q amount of energy एक्स्ट्रा चाहिए जो कि वहां से निकल गई थी। अब तो क्लियर हो गया, इसका ध्यान रखना आप क्वेश्चंस करते हैं। चलो अभी के लिए तो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा भाई जो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है वो कैसे निकला, तो उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। लिखिए जरा मास डिफेक्ट। अब हम मास डिफेक्ट बेसिकली क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, नेगेटिव ना हो। तो m ऑफ x में से आप क्या करते हैं, मास ऑफ x में से आप मास ऑफ y और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सब्ट्रैक्ट, ज्यादा वाले मास में से कम वाला मास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो डेल्टा m आ गया। और वहां से जो q निकली वो बेसिकली क्या निकली, डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। ये होता है q वैल्यू निकालने का तरीका। डिक्रीज इन मास निकाल दो और उठा के c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो तब है जब मास को आपने किलोग्राम ग्राम में कंसीडर करना है। अगर डायरेक्टली एमयू में कंसीडर कर लिया तो क्या करेंगे, हाँ लिख दीजिए और डेल्टा m ऐसे ब्रैकेट में u लिखना, u किसके लिए होता है, एमयू के लिए। डेल्टा m इन एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा ऐसे करेंगे। ये होती है भाई Q वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन, एनर्जी रिलीज। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि एनर्जी मिल रही है, तब हो पाएगा ऐसे। तो चलिए फाइन, ये हो गया। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो एनर्जी निकली, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियाई शुरू में रेस्ट पे था, मान लीजिए ये रेस्ट पे था, तो जो ये एनर्जी निकली इस एनर्जी का कितना फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल लेके जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। तो बस ये लास्ट आज के लिए कर लीजिए। लेट अस कैलकुलेट the kinetic energy carried by alpha particle. Kinetic energy carried by alpha particle, considering parent nuclei to be at rest. Considering parent nuclei to be at rest. तो parent nuclei रेस्ट पे था, तो जो अल्फा पार्टिकल निकला वो कितनी एनर्जी लेके निकला। टोटल एनर्जी रिलीज आपको पता है क्यू है, इसी में से बटनी है दोनों के अंदर, राइट। अब दोनों अलग अलग स्पीड से निकले हैं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकले हैं, लेकिन दोनों के लिए हम मोमेंटम के बारे में तो जानते हैं ना। लिखिए सबसे पहले लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेक 1 एटॉमिक मास यूनिट से डियर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है ना, कर दिया था। तो वही बताया कि अगर डेल्टा m को अपने डायरेक्टली एटॉमिक मास यूनिट में लिख लिया तो 931 से मल्टीप्लाई करो तो उतनी एनर्जी निकल जाती, c स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने लिखा अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें मासेस तो आपने डिफाइन कर लिए, mx है my है ना, उसके साथ साथ स्पीड भी पता होनी चाहिए, स्पीड vx और vy और
v alpha लिख दीजिए let the speeds of daughter nuclei and alpha particle be vy and v alpha, vy and v alpha। तो यहां से लिख पाएंगे m into vy becomes equal to m of y into vy is equal to m of alpha v alpha, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे दोनों, जानते हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो फ्रैगमेंट्स ऑपोजिट में जाएंगे, तो ये x ब्लास्ट हुआ तो y और अल्फा पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम लेके जाएंगे। आप बेसिकली किसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं? अल्फा पार्टिकल के लिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, v by becomes equal to m alpha v alpha by m y, ये निकाल के रखिए, vy is equal to m alpha v alpha by m y, हो गया। अब लिखिए अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन अब हुआ ये कि हाफ ऑफ m by v y स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m alpha v alpha स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू q, ये q के इक्वल होना चाहिए। तो बस यहाँ पे vy पुट कर दो, vy पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखते हैं, हाफ ऑफ m y इंटू इसका स्क्वायर, यानी m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन m y स्क्वायर, एक m y यहां से कैंसिल आउट हो गया, प्लस हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q, गॉट इट। अब इसमें से हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, करें आप साथ साथ, कोई बात नहीं। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, फिर टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन किया, क्योंकि जो भी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है वो दोनों लेके जाएंगे। यहाँ पे ऐसे हीट एनर्जी टाइप कुछ नहीं होता, जो भी एनर्जी निकली है वो दोनों ने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज कर ली। तो ये बना, अब v by को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बचा यहाँ पे देखना, एक m अल्फा अपॉन m by प्लस 1 is equal to q, that means ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल becomes q अपॉन m अल्फा by m y प्लस, ठीक है ना, q अपॉन m अल्फा by m y प्लस 1। अब सीधा सीधा समझना, m अल्फा कितना है, m अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और m y कितना है, इट इज a टाइम्स या a माइनस 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। y का मास नंबर कितना, a माइनस, और इसका मास नंबर कितना 4, तो 4 mp a माइनस 4 mp, यानी कि mx by my कितना बन, m अल्फा अपॉन m y, सॉरी m अल्फा अपॉन m y कितना बन गया, 4 अपॉन a माइनस 4, 4 अपॉन a माइनस 4, तो उठा के पुट कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में k अल्फा इज इक्वल टू q अपॉन 4 अपॉन a माइनस 4 प्लस 1, तो ये आपको मिल गया a माइनस 4 डिवाइड बाय a इंटू q। हुआ क्लियर? तो अब आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप इसे याद कर लेंगे, वहां सॉल्व कौन करेगा बैठ के, राइट। तो अगर q अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है, क्योंकि आप यहां से निकाल पाएंगे, सॉल्व किया था आपने टोटल मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर या a में कन्वर्ट किया था, उसे सीधा a माइनस 4 अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी एनर्जी आएगी, अल्फा पार्टिकल की, और 4 अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी एनर्जी आएगी, y की, डॉटर न्यूक्लियाई। टोटल एनर्जी में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, q माइनस दिस, दैट विल गिव यू 4 अपॉन a, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y विल बी इक्वल टू 4 by a इनटू, आया समझ में? तो मैकेनिक्स के रूल यहां भी अप्लाई होते हैं। सो भाई आज के लिए इतना ही, अब कल की क्लास में आपको बीटा और गामा डी के समझा दूंगा।
और आज का होमवर्क सुन लीजिए, एनसीईआरटी से इस टॉपिक के या एसएल से कर लीजिए, बेशक से डीसी पांडे से कर लीजिए, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको करने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। रेडियो एक्टिविटी अभी रुक दूंगा मैं, वो फिर बाद में कवर अप करेंगे, तब तक इसे